वो है पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं। और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। आजकल हमें पता है कि एक तो वो सिंध में मियाँ मिठू हैं, जिनका काम यह है कि उन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि जितने लोगों को हम मुसलमान करेंगे उतना हमें पता नहीं क्या उससे होगा। लेकिन पाकिस्तान का कानून तो यही कहता है कि ज़बरदस्ती आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते, और ना ही इस्लाम कहता है। तार साहब 75 साल हो गए, 1400 साल हो गए इस्लाम आए को। आप कैसे देखते हैं इस तरह के जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स को, जो कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको ज़बरदस्ती कहना कि तुम इस्लाम कबूल करो? क्या ये हमारा इस्लाम और हमारा जब कानून इजाज़त नहीं देता, तो ये लोग क्यों करके तारड़ साहब ये हरकतें करते हैं? चीमा साहब, मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। और उसके बाद मैं मुसलसल, आपको शायद पता होगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुसलसल पढ़ता हूँ बार बार। मुझे हिस्ट्री का शौक है, करंट अफेयर का शौक है, सारी इन चीजों का शौक है। लेकिन ये एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाई फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे। हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं अब छोटा सा बताना चाहता हूं कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका करैक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अंदर कि लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है, और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल यहूदियों की, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है फिर? इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुन के कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? चीमा साहब, आप तो उनकी बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया की, मैं यहाँ की बात आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल। उन्होंने कहा तारड़ साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे? मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं? हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं। यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब, इस तरह दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये सोच है, मैं हमेशा ये कहता हूं, सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। दुख वाली बात। और मैं दूसरी बात भी इसी टीम के बारे में बताना चाहता हूं
ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो हक परस्त जो आपके मुसलमान हैं, जो कहते हैं, जो के ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं, सब कुछ, मैं ये बताना चाहूंगा, आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं, और किस तरह बेचे हैं। एक इनकी जिसमें इंजमामुल हक, जिनकी दाढ़ी ये दुनी तक है, यहां तक उनकी, और दूसरे भी बहुत बड़े बड़े आलम हैं जो क्रिकेट के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े बड़े आलम। कोई और कहीं नमाज नहीं पढ़ते, ग्राउंड में पता नहीं क्यों पढ़ते जाके नमाज। ठीक है, पढ़ने दें, चाहिए भी, इस्लाम है, ये सियासत नहीं है, जिहाद है, ये सारा ड्रामा है पूरा। चीमा साहब, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा ली है, आजू आजू स्पोर्ट्स या कोई इस तरह के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है लंदन में, जिसके अकमल साहब भी मेंबर हैं, इमामुल हक भी मेंबर हैं, और इनके भाई भी हैं। ये सारे पता नहीं किस तरह उसके लिए मिलके काम करते हैं, और ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तब इनको टीम में लिया जाता है। और ये इंकिशाफात अब हो रहे हैं कि उन्होंने ये मैच भी बेचे हैं लंदन में बैठ के। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ये एक बैंकरप्ट कंट्री है, बैंकरप्ट कंट्री। 60 लाख रुपया इनकी डिमांड थी कि 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह होनी चाहिए हर प्लेयर की या कैप्टन की। तो चीमा साहब, ये इनको ये इस तरह का मुसलमान करना चाहते हैं आप दानिश कनेरिया? ये कौन? अच्छा, फिर दूसरा, मैं 1 मिनट के लिए सोच लेता हूं, मैं दानिश कनेरिया हूं, अभी मुझे तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, किस किस्म का मुसलमान बनाओगे मुझे? वहाबी बनाओगे, सुन्नी बनाओगे, शिया बनाओगे, क्या बनाओगे? खुद मुसलमान हो जो मुझे मुसलमान बनने की तैयारियां करा रहे हो, खुद मुसलमान हो। मेरा दिल करता है मैं क्वेश्चन करूं उनके सामने बैठ के, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, सारी जिंदगी इस्लाम को पढ़ता रहा हूं। इस किस्म का इस्लाम, ये किस किस्म का इस्लाम बेचना चाहते हो भाई ठेकेदार साहब? लेकिन चीमा साहब, अफसोस है मैं आज। और दूसरा, मेरा तो खैर ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सी चीज फॉर सेल नहीं है कि अगर उन्होंने मैच बेच दिया? हर चीज बिक रही है। आप देख लें, पीआईए के हालात देख लें, आज रेलवे के हालात आप देख लें, बोलियां लग रही हैं, हर चीज की बोलियां लग रही हैं, अदालतें लंडे से पार लग चुकी हैं। मेरा मकसद, हर चीज बिक रही है लंडे के भाव में। मजे की बात है कि कुछ मॉरल्स, कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी हो नहीं। नैब है, वो भी खत्म हो चुका है, अदालतें खत्म हो चुकी, इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है, और वो एक वजीर आजम है, उसको जहाज दे दिया। पता है, उसको खिलौने वाला जहाज ले देते यार, वो जहाज लेके ऐसा चढ़ा वो नीचे नहीं उतर रहा उससे। पता नहीं कौन चला, वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आती चला कौन रहा है पाकिस्तान, किधर जा रहा है, डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन है पाकिस्तान की? मैं देख रहा हूं इस वक्त जो हालात आपके हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अदालतें दिन ब दिन। आज वो नकवी साहब है, मैं नकवी साहब के, सुप्रीम कोर्ट का जज है, आज की इंफॉर्मेशन ये है कि उसके लड़के वकील हैं, जहां पेश होते हैं नकवी साहब खुद कॉल करके कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ भतीजा आ रहा, स्टे दे देना है। ये सर्टिफाइड बात है। उनके प्लाजे देखें, बच्चों की प्रॉपर्टियां उनकी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और अगर मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा ये बातें कर रहा हूं तो 25 करोड़ लोग आंखें अंधे हैं, आंखों से बहरे हैं, कानों से। सिद्दीकी साहब को मिलने तो सारे चले जाएंगे, इनको क्यों नहीं रोकते भैया आके? सिद्दीकी को तो कहा, निकाल दिया था ना आपने, कहा फैसला ये करना ही नहीं करना तो बाहर निकलो। इनके बारे में नकवी साहब के पीछे क्यों नहीं जाते? हालांकि उनके ऑडियो टेपें आ चुकी हैं परवेज लाई साहब को, और जज जो एडवोकेट जूजा साहब हैं उनके पास लगाओ, जूजा साहब का जज, मोहम्मद खान भट्टी साहब का। पता नहीं वो किस मुंह से अदालत में खुद बैठते हैं, वो किस तरह वकील उनके सामने पेश होते हैं, किस तरीके से ये जो चलाने वाले महकमा ज़राअत है, ये जो भी महकमा है, किस तरह ये सारा कुछ हो रहा है। ये क्या है? इनसे मैं कभी, आई विश कि मेरे सामने बैठे, मैं पूछूं व्हाट इज योर डायरेक्शन? क्या इस तरह मुल्क सर्वाइव कर पाएगा? ये आप कहां लेके जाना चाहते हो पाकिस्तान को? सोमालिया और अफगानिस्तान अब आपसे शर्मिंदा है, वो भी शर्मिंदा है आपसे। आप उनकी हदें क्रॉस कर चुके हैं, सोमालिया और अफगानिस्तान की हदें आपने क्रॉस कर ली। अब पता नहीं आगे किस कंट्री के साथ इनका जोड़ समझते हैं कि हम वो बनाएंगे, ये पता नहीं क्या ये करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर। अफसोस है चीमा साहब, जो आज दानिश कनेरिया का इंटरव्यू सुन के मैं सख्त अफसोस, और दूसरा ये पता चला है कि इन्होंने किस तरीके से आपके, मैं ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि उन्होंने एड्रेस निकाले, आजू स्पोर्ट्स इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है लंदन के, उसके एड्रेस है, लंदन का एड्रेस है। उसमें जो ऑफिस होल्डर हैं वो सारे इनके भाई हैं, ये खुद मेंबर हैं उनके। फिर ये किस तरीके से चौधरी ज़का अशरफ के साथ ये किस तरह टीम बनाई गई थी, किस तरीके से
फिर किस किस्म की तनख्वाहें डिमांड की गई थी उनसे, फिर किस तरीके से ये ब्लैकमेल उनको करते रहे। गलती उनकी नहीं है, उनकी गलती नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने इनको जहाजों की टिकट लेकर इंडिया भेजा था, या जहाजों के टिकट जिसने लिए थे, जो इनको 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह दे रहे हैं और पीछे चेक करने वाला कोई नहीं है। उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं है। कसूर पीछे है जो चला रहे हैं पाकिस्तान, इनका क्या कसूर है? चोर का काम होता है चोरी करना, उसने अपॉर्चुनिटी मिली चोरी कर ली। बिच्छू का क्या काम है, सांप का क्या काम है? जब भी उसको मौका मिलेगा वो डंग मारेगा। मसला तो ये है जिन्होंने जो ये सारा सिस्टम, ये निजाम जिंदगी जो चला रहे हैं, मसला तो उनका है। बस सोचना तो उनको है कि हम कहां जा रहे हैं। वो भी पाकिस्तानी, अगर देखा जाए, समझे ना समझे अपने आप को, है पाकिस्तानी। चीमा साहब, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मैं 10 मील से पाकिस्तानी नजर आता हूं। चाहे मैं जितना मर्जी, जितनी नेशनलिटियां चेंज कर लूं, जितने मर्जी कॉन्टेक्ट लेंसेज लगवा लूं, जितनी खूबसूरत मर्जी इंग्लिश पढ़ा बोल लूं, जहां मर्जी बच्चे अपने पढ़ा लूं, प्रॉपर्टियां कनाडा में ले लूं, जहां ले लूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। ये मेरे 25 करोड़ लोगों को नहीं पता, रूलिंग एलीट को, कि मरना तुमने एज ए पाकिस्तानी मरना है। पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रही कि 76 साल से उस कौम के अंदर एक भी शख्स ऐसा पैदा नहीं हो रहा जो कहे कि मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, आओ मैं पाकिस्तान बचाऊंगा। जियाउल हक का अयूब खान आया, उसने अपने बच्चे को, जो उसने फ्रॉड करता रहा वो अलग थे। जियाउल हक साहब आए, वो इस्लाम का टीका लगा के उन्होंने बड़ा पैसा डॉलर पाकिस्तान में आया, पता नहीं आधी प्रॉपर्टी उसी वजह से खरीदी गई है, ये लंदन दुबई में सारी। फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब आए, वो भी, उन्होंने भी मुस्लिम लीग एक नई बना ली, वो उन्होंने भी एक, कोई पता नहीं कुछ समय। और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ये लोग, मैंने सियासी लोगों की बात इसलिए नहीं की चीमा साहब, क्योंकि वो हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा थे। मैं जिन लोगों के नाम लिए, बाख्तियार थे, बाख्तियार थे, वो डंडा था उनके हाथ में, छितर सी हाथ चुना दे, नहीं डिलीवर कर पाए। पता नहीं फिर अब किस तरह डिलीवर होगा, मेरी समझ बाहर है। हाफिज साहब उनसे ज्यादा तो नहीं विल लेकर आ सकते ना, जनरल जियाउल हक से ज्यादा विल तो नहीं ला सकते वो, परवेज मुशर्रफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकते वो, अयूब खान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकते वो, उन्होंने डिलीवर किया। मैं बड़ा सख्त नाउमीद हूं चीमा साहब, इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, सख्त नाउमीद। और मैं अकेले नहीं नाउमीद, इस तरीके से इस वक्त जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर किया है, जिस तरीके से आपकी अदालतें जो हैं वो बेतुकीरी हो चुकी है। मैं कोई नजर नहीं आ रहा कि क्या आगे फ्यूचर है आपका, आप कहां जाएंगे। आप नई बस्तियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं 25 करोड़ लोग, पता नहीं अब वो नीचे से, पर जमीन भी इतनी गहरी नहीं है, पता नहीं वो कहां जाना चाहते हैं, कोई समझ नहीं आता, क्योंकि चढ़ाई वाली ऊपर आने वाली उनकी बात नहीं है। पड़ोसी जो है उनके साथ नफरत है, और वो पड़ोसियों की हालत ये है कि 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, 2040 में चांद पे जाना चाहते हैं। अदितिया L1 उन्होंने सूरज पे भेज दिया है, लेकिन ये कि पता नहीं हमारे जो है वो कोई समझ नहीं आ रही है चीमा साहब। कोई बिल्कुल इस वक्त डेस्परेशन की, आप आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू रीच द पीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम बिल्कुल पीक के करीब हैं। तो तार साहब, अब एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं सोशल डीजेनरेशन, कि मुआशरा हर रोज एक नई पस्ती में जा रहा है तार साहब। लेकिन पॉलिटिकली भी अगर आप देखें, हमने मिडल ईस्ट की इम्पोर्टेंट बात है वो करने की ज़रूरत है। वहाँ पे तार साहब उन्होंने कहा है, बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि जो इसराइल है वो एक लॉन्ग डिफ़िकल्ट वॉर लड़ने जा रहा है, गल्फ स्टेट सिर्फ कंडेम कर रही हैं। तार साहब, जनरल असम्बली ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइडेड है, अमेरिका हर चीज़ को वीटो कर देता है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये एक, हमने शुरू में जब ये 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया तो हमने कहा कि एक एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो उभर सकते हैं क्योंकि माहौल बन सकता है। अभी ये जो ग्राउंड इन्वेजन है, मुसलमान दुनिया की बेबसी, खामोशी, डिवाइडेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन नजर आता है? कोई विंडो ऑफ रे ऑफ होप आपको नजर आ रही है, या क्या आप समझ रहे हैं कि गजा के लोगों के लिए जो है ना वो मुश्किलात बढ़ रही हैं? चीमा साहब, इसमें मैंने देखा है कि सुपर पावर्स जो है वो इसको यूज कर रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट को यूज कर रही है सुपर पावर्स जो है। एक तो मैं उसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा, दो मेजर इसके पीछे जो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि इस सारे वाक्य को मैं कहूंगा अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, उससे सारा दुनिया के अंदर आधा जो बुरान है उसकी वजह से।
एक तो मैं इस पे डिबेट भी कर सकता हूँ चीमा साहब। इन्होंने जिस तरीके से अपना तेल निकालना बंद किया, ईरान स्ट्रांग हो गया, रशिया का रूबल स्ट्रांग हो गया, रशिया यूरोप को पड़ गया, ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में पड़ गया, और माजी में भी इन्होंने वही काम किए जिससे ईरान स्ट्रांग हो गया, इसमें कोई शक नहीं। ये पूरी डिबेट इस पे हो सकती है। दूसरा एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। एक तरफ आज आप इस जंग से हट के मुसलमानों की हालत देख लें। पहले इराक को तोड़ा गया, फिर उसके बाद लिबिया को तोड़ा गया, फिर अफगानिस्तान को तोड़ा गया, और दूसरा पाकिस्तान तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही टूटा फूटा था, वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो चीमा साहब ये, और आलम इस्लाम की हालत यही है, पूरे का पूरा देख लें, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, 2 बिलियन के करीब है। आधे कंट्रीज के अंदर जो उनको ऐसे चलाया जाता है जिस तरह वो बाप की प्रॉपर्टी है। मुझे अगले दिन किसी ने कहा, उसने कहा जी कभी आपके दादे के नाम के ऊपर भी कंट्री बनते हैं, सऊदी अरेबिया, या सऊद एक बंदा था उसके नाम पे कंट्री का नाम रख के उसको वो पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे चला रहे हैं, रिचेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है, ये जंग भी उसी का हिस्सा है। दुनिया, इन्होंने तेल से इतना पैसा बनाया, आज भी बना रहे, कभी आज तक कोई अच्छी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई? अपने बच्चे इनके सब यहां जलील होते फिरते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। कभी इन्होंने कोई अच्छा अस्पताल बना लिया? अभी तक जान आपकन में यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है ये। अब बीवियां 20-20 करके 100-100 बच्चा इनका है, ये इसमें कोई शक नहीं। दूसरा चीमा साहब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त इसके पीछे हो क्या रहा है। अब मैं एक दो तीन पॉइंट बताना। चाइना ओमान के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके 6 शिप उन्होंने वहीं पार्क कर दी। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम इसको वॉच करेंगे। इन्होंने, अमेरिकन ने उनसे पूछा है कि व्हाई योर शिप्स आ रही, उन्होंने कहा जी हो सकता है हम इवैक्यूएट करने पड़ जाए अपने सिटीजन, हमने उसके लिए रुक गए यहाँ पे। आपको पता है आजकल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज हियर इन अमेरिका राइट नाउ। वो ट्रिप के लिए आया है क्योंकि अगले महीने प्रेसिडेंट शी इज विजिटिंग यूएस। उसके बाद आपको पता है जो पुतिन है, उन्होंने कहा है कि ये जंग जो है ये वेस्ट एशिया से बाहर भी निकल सकती है। तीसरी बात बताना चाहूंगा, यमन से अगले दिन मिसाइल मारे गए हैं जिनको अमेरिकन ने इंटरसेप्ट किए हैं, वो भी बात है। सीरिया के जो जंगजू हैं वो भी आ रहे हैं। और दूसरा आपको पता है कि इस वक्त इसराइल की आबादी से ज्यादा ईरान के जांबाज हैं, उनकी फोर्स है, वो तैयार बैठे हैं। और अगर आप ईरान को देख लें तो इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसने किया? ओबामा ने और उनकी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन। तार साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है चीमा साहब। वो मैं बात कर रहा था कि ईरान जो है वो देखें किस तरीके से स्ट्रांग हो गया पिछले पीरियड में। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए, जो मैं इसको फोरकास्ट कर रहा हूं, इसका फायदा उठाते हुए चाइना ने ताइवान को लपेट में ले लेना। अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा इसका आफ्टर मैथ जो मैं देख रहा हूं, इसके आफ्टर मैथ में ताइवान जो है वो जो चाइना चाहेगा उस तरीके से चलेगा। इस चीज को मैं फोरकास्ट कर रहा हूं। इनको ये डर बन जाना है कि वेस्ट एशिया से जंग ना निकल जाए बाहर। और दूसरा एक और भी बात यहां पे बात की जा रही है वॉशिंगटन डीसी में कि ताइवान चाइना लपेट में लेगा अगले इस बाइडेन के दौर के अंदर इलेक्शन से पहले। ये भी फोरकास्ट हो रहा है। और दूसरा आप चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। OIC इज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन। वो बिल्कुल सऊदी जो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं उसके साथ चलते हैं। हाँ, टर्किश जो है हमारे तैयब अर्दगान, वो कोशिश करते रहते हैं कि मुसलमानों का इन्फ्लुएंस जो है उस पर कोशिश करें बढ़ाएं, तभी वो कश्मीर का नाम लेते हैं। उन्होंने सालसी की भी कोशिशें की थी। उन्होंने बल्कि यहां तक कहा था कि टर्किश फौज जो है वो चली जाती है गाजा में, लेकिन इजराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इसका मैं आज भी हमास को ब्लेम करूंगा जिन्होंने ये वॉर स्टार्ट की है बगैर किसी प्लानिंग के। उन्हें पता था कि इसके बाद ये रिटेलिएट करेंगे इजराइल, लेकिन उन्होंने और एक और मैं कुछ चीजें खासकर बताना चाहूंगा। आज हमास किस जगह पे बैठी? चीमा साहब, गाजा की स्ट्रिप जो है 41 माइल्स है, उसके नीचे 500 किलोमीटर की टनल उन्होंने बनाई। पूरा शहर नीचे है, वो तो उसमें घुस के बैठे हैं नीचे हमास वाले तो। और ये सारा कुछ उन्होंने सीखा था होचीमान से। वियतनाम में 1970s में होचीमान ने वहां पे 100 किलोमीटर से ज्यादा नीचे टनल्स बनाई थी। इन्होंने उसी तरीके से पढ़ा के नीचे टनल्स बनाई हैं। कामयाब इसलिए हैं क्योंकि वो सेल फोन इस्तेमाल नहीं करते, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते, लाइनें बना के नीचे कम्युनिकेट कर रहा है हमास एक दूसरे के साथ। दूसरा,
इसराइल ने इसका प्लान बनाया था कि वो इंटरनल्स को तबाह करेंगे, इसमें पानी छोड़ देंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने वो सारे आपके जो हॉस्टेजेस हैं उनको वो टनल्स में लेकर बैठे हैं। एक वो इनके लिए वो खदशा है। दूसरा, हमास ने आज एक नया स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल के हमलों से 50 जो हॉस्टेजेस वो मर चुके हैं, मर गए हैं, लेकिन इसराइल ने उसको रिजेक्ट किया है कि ये प्रोपोगेंडा है हमारे हमलों की स्पीड स्लो करने के लिए या मजीद इंटरनेशनल सिंपथीज इकट्ठी करने के लिए। उन्होंने उसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा जी हम अपने हमले जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन दिन ब दिन जो हो रहा है वहां पे इंसानियत खत्म हो रही है, और दुख वाली बात है कि उनके साथ कोई भी नहीं है। मैं आज भी ये क्वेश्चन करूंगा कि हमास कहाँ है, हमास कहाँ है, मेरा ये क्वेश्चन होगा। इसराइल के पास मैं ये समझता हूं कि इसराइल को भी चाहिए कि इसका एक दफाई हल जो निकालने ये 5वीं जंग है 15 साल के अंदर अंदर, और जिसमें 7,750 के करीब लोग मर चुके हैं, जिनमें से आधे के करीब बच्चे हैं। उनका क्या लेना देना था इसके साथ? लेकिन ये इस्लामिक वर्ल्ड सारी देख लिए, बेहस बैठे हैं। और आपके जो पाकिस्तान में जो ट्विटर बच्चे जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया था, ये लौंडे लपाड़े जो अमीर घरों के आवारा बच्चे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप ठीक है सेंटीमेंट होने चाहिए मुसलमानों से, और टीटीपी का कुछ कर लो पहले, ਜਿਹੜੇ घर वड़ के मारते जिपे जुतियां उन्होंने कुछ कर लो। उनके नजदीक जाते नहीं हो। पता नहीं किसने इनको कह दिया कि ट्विटर के ऊपर जिहाद हो रहा है। ट्विटर के ऊपर भी जिहाद कभी हुआ है? और तुम अपना डीएनए चेक करा लो, किसी वक्त तुम्हारी नस्लों में किसी ने आज से जिहाद किया, ना पता किसी को जिहाद क्या चीज है, ये किस दवाई का नाम है, ये किस रोटी के साथ खाते हैं कि चावलों के साथ खाते हैं जिहाद। तुम्हें क्या पता ये जिहाद क्या है? तुम्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता अपना यार। फलस्तीन के स्पेलिंग तक नहीं आता फलस्तीन के, इनको इंग्लिश में क्या फलस्तीन लिखे नहीं आता इनको। ये जो इस वक्त पीटीआई के बच्चे पागल हो रहे हैं फलस्तीन की मोहब्बत में। ठीक है, मैं कहता हूं करो, पहले टीटीपी को तो सेटिस्फाई कर लो, 2 सूबों में तो आ चुकी है वो, और घर में घुस के मार रहे हैं तुम्हें। लेकिन चीमा साहब ज्यादती है। इन बच्चों को चाहिए कि पहले इंग्लिश और मैथ सीखें, पहले किस काबिल तो हो लें, रोटी कमाने के काबिल तो हो लें। पहले दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, पहले अपना कुछ करो, अपने पांव पे खड़े हो, IMF से जान बख्शी कराओ, उसके बाद जितना मर्जी जिहाद करना अगर हो सकता हुआ तो। जी तार साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान में एक हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी, उसने एक लेटर जारी किया और कहा है कि हमारे 2 इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद में, पोली क्लिनिक और पिम्स, वहां पे हमें जो है वो फौजी अफसरान, फौजी डॉक्टर दे दिए, जो आर्मी मेडिकल कोर है उसके डॉक्टर दे दिए जाएं। आपको क्या लगता है, सिविल अदारे कमजोर हैं, अंडर प्रेशर हैं, उनके पास ऐसे डॉक्टर ही नहीं है कि वो आर्मी कोर ऑफ मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वहां पे जाना चाहते हैं? दुनिया में ऐसे होता है जैसे ये पाकिस्तान में हो रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? ये 2 अस्पताल जो इस्लामाबाद में है, वो किसी गांव में नहीं है, किसी छोटे शहर में नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर दो बड़े अस्पतालों ने कहा है कि हमें डॉक्टर्स चाहिए आर्मी से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है आर्मी से। हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, अगर हाजिर सर्विस जो या फौजी अफसरान अगर नैब चला सकते हैं, PIA चला सकते हैं, वापडा चला सकते हैं, फौजी फाउंडेशन और सारे आपके सीमेंट और सारा कुछ बना सकते हैं, तो इसमें भी वो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए उनको। आप पाकिस्तान को तो चला ही हमारे फौजी भाई रहे हैं, तो अगर वो चला रहे हैं तो अस्पताल में मैं कहता हूं उनको चाहिए दे दें, उनको क्या फर्क पड़ता है। पहले भी तो हर चीज वो ही चला रहे हैं, सियासत वो चला रहे हैं, अदालतें वो चला रहे हैं, इलेक्शन वो चला रहे हैं, नैब वो चला रहे हैं। कोई ऐसा अदारा बता दें जो वो नहीं चला रहे, तो इसमें क्यों कोई, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं कहता हूं चलाएं बेशक वही, ओ लेकिन ढंग से तो चलाएं ना यार। जिस तरह इसको बचाने की कोशिश तो करें ना, बचाने की कोशिश तो करें, है तो पाकिस्तान ही ना। मुझे पता है, मैं अक्सर रोजाना डेली बेस पे इस डिबेट में जाता हूं, कहते जी फौज बड़ी भैड़ी है। और मैं क्या, फौज है तो पाकिस्तान ही ना यार, कहते भैड़ी है, वो जर्मन थोड़ी ना, चला तो पाकिस्तान वही रहे हैं, लेकिन इसको बचाएं तो सही ना पहले। चीमा साहब, मुझे उस पर है तो एतराज है वैसे कि सिविलियन इंस्टीट्यूशन है, पहले CMH और मिल्ट MH उसको चलाए ना अपने, जो उनके विद इन देयर बाउंड्स रहे, अकॉर्डिंग टू अगर किसी रूल्स और रेगुलेशन से चलना है। लेकिन रूल्स रेगुलेशन पाकिस्तान में किस चीज को कहते हैं? कोई नहीं है।
कोई रेगुलेशन आजकल आपकी अदालतों में हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे कोई रूल रेगुलेशन है, कोई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वहां पे? कोई नहीं, कहीं भी नहीं। तो इसमें चीमा साहब आपने नई खबर दी है मेरे लिए, तो ये भी एक हैरान कुन है। लेकिन अगर ये कि पाराकऊ का बाईपास जो है वो अगर आर्मी चीफ साहब बनवाते हैं तो फिर अस्पताल भी वही चलाएंगे, जाहिर है। फिर वो ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो अगर ये सारा कुछ, लेकिन एक और बात है चीमा साहब, सारा पाकिस्तान अगर इन्होंने चलाना है तो ये असेंबलियां और ये इलेक्टेबल्स और तमाशे और ये सेक्रेटेरिएट और सारे और ये सारा बंद करें, ये तनख्वाहें बचाएं इनकी यार। आप लेकिन सारा तार सर, चलाएं, सारा आप खुद ही। नहीं बात तो सही है, लेकिन ये अब केयर टेकर गवर्नमेंट लगता है कि काकड़ साहब जो है उनको जहाज तो मिल गया, वो भी आगे से बहुत कुछ दे रहे थे। ये डबल डिपिंग हो रही है चीमा साहब, 2-3 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं, क्या फायदा है इनका? एक सिस्टम चलाएं, ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है, इनको ट्रेन करें, बल्कि अपने आर्मी के बच्चों को ट्रेन करें, उनको तालीम सही दें, जो जिस तरह के हाउ टू रन पाकिस्तान, और सही तरीके से चलाएं उसको, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बचाएं तो सही पहले। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बी टीम नहीं होती, बी टीम ले आए हैं, उनको खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं जो मिनिस्टर है। इसकी क्या जरूरत थी तकलीफ करने की? क्योंकि मैंने अगले दिन काजी फाइज ईसा की आर्गुमेंट सुनी इसी पे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा यार जब इलेक्शन कमीशन मौजूद है तो केयर टेकर का क्या तुक बनता है भाई? इनकी तनख्वाहें और इनके प्रोटोकॉल और 100 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, क्या फायदा उसका भी? इलेक्शन कमीशन को क्या 90 डेज में इलेक्शन कराए वो? इन्होंने कौन सा इलेक्शन को इन्होंने मेरा मकसद कंधों पे उठा के इन्होंने कराना है, बल्कि कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, टाइम खाम खा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उल्टी सीधी, लोगों का एनर्जी टाइम जाया कर रहे हैं। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि ये पैरेलल सिस्टम ना चलाएं। लोगों को, ये सरकारी मुलाजमीन वैसे भी कुछ नहीं करते, दफ्तर में आते हैं 1-2 बजे चाय का कप पी के 2 सिगरेट पीते हैं, घर चले जाते हैं अखबार पढ़ के। इनको इजाजत दें, इनको कहें यार कि तुम घर चले जाओ, को अपना कारोबार और करो, और अपने मेरे जो है मेरे मिलिट्री वाले भाई, वो सारा कोई फुल फ्लैग चलाएं, पहले भी वही चला रहे हैं। पहले पीछे बैठ के चलाते तो फ्रंट सीट पे आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन फेवर ऑफ इट। एक पार्टी चीमा साहब अगर खाना भी है तो किसी एक पार्टी को चाय खाए। अभी तो 4-4 पैरेलल सिस्टम बना के 4-4 पार्टियां जो लोट पाई उन्होंने। तार से बात आप सही कहते हैं कि ये जो पैरेलल सिस्टम चल रहे होते हैं, ये तो मजीद आइन कानून और अवाम के साथ